तो आज के लेक्चर में हम एक प्रोटोजोवन को ले रहे हैं जो कह सकते हैं मोनोसिस्टिस है। आज हम आप लोगों को मोनोसिस्टिस के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मोनोसिस्टिस क्या होता है, मोनोसिस्टिस को ही जान लेते हैं। मोनोसिस्टिस कह सकते हैं 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड फर्स्ट है मोनोस। मोनोस मीन्स होता है सिंगल यानी एक, एंड काइस्टिस मीन्स होता है ब्लैडर। व्हाट इज ब्लैडर? ब्लैडर कह सकते हैं आप ये गैस, आर वार फ्लूइड फील्ड, आर कह सकते हैं ये थिन वॉल्ड सैक, आर वार कह सकते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को जनरली हम ब्लैडर के नाम से जानते हैं। तो मोनोसिस्टिस को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंगल ब्लैडर है, सिंगल ब्लैडर है। और साथ साथ ये कह सकते हैं एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट समझ सकते हैं ये अंतःपरजीवी होता है यानी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका कोई न कोई होस्ट होगा। होस्ट किससे ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो ये कह सकते हैं अपना न्यूट्रिशन जो लेता है जिसको पैरासिटाइज करता है वो है अर्थवर्म। यानी अर्थवर्म के कह सकते हैं सीलोम में पाया जाता है, सीलोमिक कैविटी में पाया जाता है, साथ साथ कह सकते हैं उसके सेमाइनल वेजाइकल्स में पाया जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके सिस्टमेटिक पोजीशन पर फोकस करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देख लिया जाए। सिस्टमेटिक पोजीशन में देखते हैं ये फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स भी आपको बताया गया रहा होगा फर्स्ट लेक्चर में। प्रोटोजोआ मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल, प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट एंड जून मीन्स होता है एनिमल, यानी फर्स्ट एनिमल को हम प्रोटोजोआ में रखते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ में। इसका सब फाइलम है स्पोरोजोआ, मीन्स स्पोर फार्मिंग एनिमल। ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लाइफ के किसी न किसी स्टेज में आप देखेंगे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया कह सकते हैं कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, इनको टीलोस्पोरिया में रखा जाता है लाइक ए कैप्सूल। सब क्लास ग्रीगेरिनिया मीन्स कह सकते हैं ऐसे एनिमल होते हैं जो जनरली ग्रुप में फाउंड होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, उनको हम ग्रीगेरिन कहते हैं या ग्रीगेरिन एनिमल्स। नेक्स्ट इसका ऑर्डर है ग्रीगेरिनाइडा, ये इसका ऑर्डर है। ग्रुपिंग एनिमल जनरली जो पैरासाइट्स होते हैं वो इसका इस ऑर्डर में प्लेस किए गए हैं, ग्रीगेरिनाइडा। नेक्स्ट इसका जीनस है मोनोसिस्टिस, जो आपको पहले से ही बताया गया है कि आपका जो लेक्चर आप जो देख रहे हैं लेक्चर मोनोसिस्टिस पर हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनोसिस्टिस की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन इसकी एक खास स्पीशीज की हम लोग स्टडी करेंगे जिसको हम जनरली एजिलिस के नाम से जानते हैं, मोनोसिस्टिस एजिलिस। तो मोनोसिस्टिस एजिलिस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पाया जाता है, इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट में। हैबिट आप समझ रहे हैं, हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, स्वभाव, एंड हैबिटाट मीन्स होता है वासस्थान, कहाँ पर पाया जाता है वो कह सकते हैं एनिमल जनरली। तो देखिए हैबिट क्या है, टिपिकली एंडोपैरासाइट ऑफ अर्थवर्म। जनरली ये किसको पैरासिटाइज करता है, अर्थवर्म को पैरासिटाइज करता है। और किस प्रकार का पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट। मीन्स आप कह सकते हैं एक प्रकार का अंतःपरजीवी है। अब ये भी जानना जरूरी होता है, अगर एंडोपैरासाइट होता है तो कुछ न कुछ एक्टोपैरासाइट भी होते होंगे, मीन्स बाह्य परजीवी। ऐसे बाह्य परजीवी होते हैं जैसे वो हमारे स्किन पर, बॉडी की सतह पर पाए जाते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट कह सकते हैं या कह सकते हैं बाह्य परजीवी कहेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर जानते होंगे एक्टोपैरासाइट, लीच का नाम आप सुने होंगे, जॉब का नाम सुने होंगे। एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के सरफेस पर अटैच हो जाता है और साथ साथ ब्लड को सक करता रहता है। मॉस्कीटो को देख लीजिए, फीमेल मॉस्कीटो वो भी एक्टोपैरासाइट है, हमारे सरफेस पर आके जाके सिट डाउन हो जाता है और वहाँ से ब्लड को सक करता रहता है। तो ब्लड पैरासाइट है जनरली, और हमारे स्किन से ब्लड को
कह सकते हैं एब्जॉर्ब करता रहता है या सक करता रहता है। इसके अलावा और भी एक्टोपैरासाइट हैं, जू हैं, जनरली हेड में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, उससे परिचित ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं क्या, एंडोपैरासाइट है, ये अंतःपरजीवी है और किसको पैरासिटाइज कर रहा है, अर्थवर्म को पैरासिटाइज कर रहा है। मीन्स अर्थवर्म की बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है, ये भी जानने वाली बात है। दे अकर इन देयर सीलोम एंड सेमाइनल वेजाइकल। अर्थवर्म का पैरासाइट है तो उसकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, उसके सीलोम में पाया जाता है और सेमाइनल वेजाइकल में पाया जाता है। सीलोम तो आपको नहीं पता होगा, जनरली अभी आप इंटरमीडिएट से पढ़ के आए हुए हैं, आप बीएससी की क्लास में आए हुए हैं, तो अभी आपको नहीं पता होगा सीलोम क्या होता है, या कुछ लोग थोड़ा बहुत सीलोम के बारे में आइडिया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन में बता दिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम सीलोम ही बता देते हैं, सीलोम क्या होता है। सीलोम कह सकते हैं एक टाइप की सेकेंड बॉडी कैविटी होती है, आर बार कह सकते हैं ये स्पेस आर फाउंड बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वाल। बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है या खाली स्थान होता है, उसी को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम सीलोम को दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, ये स्पेस आर फाउंड अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड सीलोम। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, अर्थवर्म की बॉडी है जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया है, और यहाँ पर उसकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है जो सेंटर में दिखाई जा रही है। आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस पोर्शन को जूम करके दिखाइए, इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसकी बॉडी वाल है, ये बॉडी वाल है, और ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेस पाया जा रहा है, ये स्पेस है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में आपको एक स्पेस नज़र आ रहा है। तो जनरली जो यही स्पेस होता है, इसी को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसानी से आप सीलोम को समझ सकते हैं। और सीलोम ऐसे ही खाली स्थान नहीं होता है, इसमें एक फ्लूइड फिलअप होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है, इसलिए ऐसा इसको कहा जाता है क्योंकि ये सीलोम के अंदर पाया जाता है। सीलोम के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाएगा, जो भी लिक्विड पाया जाएगा, जनरली हम उसको क्या बोलेंगे, सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे। चलिए आपने सीलोम को जान लिया, अब देखते हैं सेमाइनल वेजाइकल क्या होता है। सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल कह सकते हैं। सेमाइनल वेजाइकल को समझने के लिए हम थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ चलते हैं। जनरली हम जानते हैं जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर स्पर्म का निर्माण होने के बाद वो कह सकते हैं जाके सेमाइनल वेजाइकल में स्टोर होता है। एक कह सकते हैं ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है सेमाइनल वेजाइकल, जिसमें कह सकते हैं मैच्योर स्पर्म जाके स्टोर होते हैं, उसी में उनका संग्रह होता है। तो ऐसे ऑर्गन को हम सेमाइनल वेजाइकल के नाम से जानते हैं। तो ये होता है सेमाइनल वेजाइकल। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका जो हैबिट होता है कैसा, और हैबिटाट क्या है, मीन्स कहाँ पाया जाता है और इसका स्वभाव कैसा होता है। आपने देखा सिंपली टिपिकली एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स अंतःपरजीवी होते हैं। किसके अंतःपरजीवी होते हैं, अर्थवर्म के अंतःपरजीवी होते हैं। केंचुआ अर्थवर्म से आप परिचित होंगे। दे अकर इन देयर सीलोम, जो पैरासाइट है वह उसके सीलोम में पाया जाता है और साथ साथ सेमाइनल वेजाइकल में पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं उसका हैबिट एंड हैबिटाट है। अब चलिए थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट। अब ट्रोफोजॉइट को जानने से पहले ये जान लीजिए, इसकी लाइफ में 2 स्टेज पाई जाती हैं, 2 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक को हम ट्रोफोजॉइट के नाम से जानते हैं, ट्रोफोजॉइट, और इसका जो दूसरा स्टेज होता है वो स्पोरोजॉइट के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रोफोजॉइट क्या है और ट्रोफोजॉइट स्टेज हम किसको कहते हैं। तो ट्रोफोजॉइट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ट्रोफोजॉइट इज द एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। जो ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है, ट्रोफोजॉइट इज द एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। जो ट्रोफोजॉइट, जैसे कोई पर्सन है, वो पहले क्या होता है, शिशु फॉर्म में होता है, फिर धीरे धीरे यंग होता है और फिर एडल्ट हो जाता है। एकदम वयस्कावस्था जो होती है वो कह सकते हैं मोनोसिस्टिस की, वो ट्रोफोजॉइट कहलाती है। वही अवस्था ट्रोफोजॉइट कहलाती है। और ट्रोफोजॉइट
स्टेज में कह सकते हैं ये इसका फीडिंग स्टेज होता है, मीन्स फीड करता है। इसका ईटिंग स्टेज कह सकते हैं, खाने पीने की प्रावस्था को हम फीडिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये इसका फीडिंग स्टेज है। इस दौरान यह क्या करता है, खूब खाता पीता है, मस्ती करता है, मीन्स ग्रोइंग करता है, वंडरिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है, सारी एक्टिविटीज को ये कह सकते हैं इस स्टेज में परफॉर्म करता है, ट्रोफोजॉइट स्टेज में। और कह सकते हैं अभी आपको बताया गया ये जो ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है जनरली कह सकते हैं कहाँ पर पाया जाता है, अर्थवर्म के सेमाइनल वेजाइकल में पाया जाता है। बात फीडिंग की आ रही है तो जरूरी ये भी जान लेना है वो फीड क्या करता है, मीन्स क्या खाता है। तो ये जानने के लिए ज़रूरी है फीडिंग स्टेज में हम देखते हैं अर्थवर्म, ये कह सकते हैं जो मोनोसिस्टिस होता है ये स्पर्म वाल को फीड करता है, स्पर्म मारुला को फीड करता है। अब ये भी जानना जरूरी है क्या होता है स्पर्म मारुला। कह सकते हैं डेवलपिंग ग्रुप ऑफ स्पर्म, डेवलपिंग ग्रुप ऑफ स्पर्म को ही हम कह सकते हैं स्पर्म मारुला बोलते हैं। और या कह सकते हैं स्पर्म मदर सेल का एक ग्रुप होता है जिसको ये ट्रोफोजॉइट फीड करता है और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। तो ये इसका फीडिंग स्टेज होता है पैरासाइट का। तो ये आपने जान लिया ये जनरली कहाँ पर पाया जा रहा है, उसके सीलोम में और सेमाइनल वेजाइकल में पाया जाता है। और सेमाइनल वेजाइकल में होता है तो क्या फीड करता है, स्पर्म मारुला को फीड करता है, स्पर्म वाल को फीड करता है या स्पर्म मदर सेल को फीड करता है। और फीड भी कैसे करता है, उसके फीड करने का तरीका भी अलग होता है। अभी आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे इसके पास कोई माउथ नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये चीज़ों को फीड कर सके, खा सके। तो कैसे फीड करेगा अभी आप देखेंगे, हम इसके आगे वाले टर्म में भी अब आपको जनरली बताएंगे कैसे वो फीड करेगा, फीडिंग का तरीका क्या होगा। जनरली ऑस्मोट्रॉफी होता है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। चलिए इसके हम शेप एंड साइज को जान लेते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका साइज कैसा होता है। जनरली कह सकते हैं यंग यूजुअली राउंडेड, जो यंग होता है यंग स्टेज ट्रोफोजॉइट का जो यंग स्टेज होता है वो कैसा होता है, राउंडेड गोलाकार, राउंडेड गोलाकार, ओवल अंडाकार कह सकते हैं आप, एंड अबाउट 5 माइक्रॉन लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 5 माइक्रॉन की होती है। तो लेंथ 5 माइक्रॉन होती है और शेप इसका कैसा होता है, राउंडेड होता है और ओवल होता है। तो इन शेप में जनरली पाया जाता है। तो इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो रही थी यंग की, यंग कैसा होता है और उसका शेप कैसा होता है, उसकी साइज कैसी होती है। चलिए हम देखते हैं जो फुल ग्रोन मैच्योर ट्रोफोजॉइट होता है। फुल ग्रोन मैच्योर ट्रोफोजॉइट कह सकते हैं जो पूर्ण रूप से वृद्धि कर चुका है और पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। तो ऐसे ट्रोफोजॉइट की बात की जाती है तो कैसा होता है, उसका शेप इलांगेटेड, लंबा होता है, स्पेंडल शेप्ड, स्पेंडल शेप्ड तर्क रूपी इन हिंदी, तो स्पेंडल शेप में होता है, एंड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड आप समझते ही है, चपटा होता है, फ्लैटेंड, एंड वर्म लाइक कीड़े के जैसा ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए ध्यान से फिर से कैसा होता है, फुल ग्रोन मैच्योर ट्रोफोजॉइट इज इलांगेटेड, स्पेंडल शेप्ड, फ्लैटेंड, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म विद टैपरिंग बॉडी एंड्स। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका जो शेप है स्पेंडल शेप्ड है, फ्लैटेंड है यानी चपटा है, और वर्म लाइक है, कीड़े के जैसा ऑर्गेनिज्म है, विद टैपरिंग बॉडी एंड्स। टैपरिंग बॉडी एंड्स क्या होता है, बॉडी के जो अंतिम छोर होते हैं वो थोड़े थोड़े पतले होते हैं। हम थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहेंगे कि बॉडी एंड होता है जनरली, अगर ऐसे ही हम फिगर बना दें, ऐसे ही फिगर बना दें तो एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, ये दोनों एंड देखिए जाके पतले हो जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका जो बॉडी एंड है थोड़ा सा पतला हो जा रहा है एंड पर जाकर, तो ऐसे एंड को हम टैपरिंग बॉडी एंड के नाम से जानते हैं। वही है, बॉडी एंड कैसा है, टैपरिंग है, थोड़ा जाके पतला हो जाता है। और इसकी साइज कितनी होती है, इट में रीच ए साइज ऑफ अबाउट 500 माइक्रॉन लॉन्ग एंड 40 माइक्रॉन ब्रॉड। तो इसकी जो लेंथ होती है, जो फुल ग्रोन मैच्योर ट्रोफोजॉइट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 500 माइक्रॉन लॉन्ग एंड 40 माइक्रॉन लॉन्ग ब्रॉड। तो इतनी कह सकते हैं इसकी लेंथ होती है 500 माइक्रॉन लॉन्ग एंड 40 माइक्रॉन ब्रॉड।
और कह सकते हैं साधारणतया हम इसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ऐसे ही नग्न आँखों से लाइक स्पॉट हमको नज़र आएगा। विदाउट माइक्रोस्कोप अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमको नग्न आँखों से भी दिखाई देता है। तो ये है कह सकते हैं आप कह सकते हैं मोनोसिस्टिस ट्रोफोजॉइड का जनरल कह सकते हैं स्ट्रक्चर। और ये पाया कहाँ जाता है आपको ऑलरेडी बताया गया। सेमाइनल वेजाइकल में पाया जाता है। क्या फीड करता है? स्पर्म मारुला को फीड करता है, स्पर्म बाल को फीड करता है। तो इसी के सेकंड से हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी आपको बताएंगे। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट में भी आपको बताया गया इसका शेप कैसा होता है, इसकी साइज कैसी होती है। तो अब हम स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। यहाँ पर जो है जनरली 2 स्टेजेस दिखाई गई हैं। एक कह सकते हैं ट्रोफोजॉइट की 2 स्टेजेज हैं। डायग्राम शोइंग द ट्रोफोजॉइट ऑफ मोनोसिस्टिस एजिलिस। मोनोसिस्टिस एजिलिस का जो ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है जनरली वही यहाँ पर शो किया गया है। ये देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये इसका एंग स्टेज है, एंग स्टेज है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये मैच्योर ट्रोफोजॉइट है, मैच्योर ट्रोफोजॉइट है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर ही देखते हैं या इसमें देखते हैं क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो आउटर कवरिंग है, बाहर की तरफ से देखते हैं एक लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, आउटर कवरिंग नज़र आ रही है। जनरली कह सकते हैं किसी भी जनरली जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनका जो एक्सटर्नल एनवेलप होता है या बाह्य आवरण जो होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है। थिक होता है मीन्स मोटा होता है, फर्म होता है, दृढ़ होता है, एंड इलास्टिक मीन्स लचीला होता है। आप यूँ कह सकते हैं। तो जो ये मोनोसिस्टिस की आउटर कवरिंग है या एक्सटर्नल एनवेलप है, बाह्य आवरण है, ये कैसा है? थिक है, फर्म है, इलास्टिक है। इसी को हम पेलिकिल के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो है पेलिकिल है। हम इसको बाहर की तरफ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? पेलिकिल है। पेलिकिल कैसी होती है? अभी आपको बताया गया। ये मोनोसिस्टिस का एक्सटर्नल इन्वेलप है, बाह्य आवरण है, जो कैसा है? थिक है, फर्म है, इलास्टिक है। वो जनरली क्या कहलाता है? पेलिकिल है। अब चलिए हम पेलिकिल के अंदर चलते हैं। पेलिकिल के जैसे ही नीचे की तरफ या अंदर की तरफ जाते हैं तो हमको जनरली इसका पूरा जो साइटोप्लाज्म है, मोनोसिस्टिस का साइटोप्लाज्म, ये जनरली 2 जोन में डिफ्रेंशिएट नज़र आता है, शार्पली डिफ्रेंशिएटेड होता है 2 जोन्स में, 2 क्षेत्रों में। एक आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक क्लियर एरिया नज़र आ रहा है। ये आउटर क्लियर जोन जो होता है, कह सकते हैं आउटर क्लियर जोन, यहाँ पर बताया गया। आउटर क्लियर जोन क्या होता है? उसका एक्टोप्लाज्म होता है। आउटर क्लियर जोन को आप देख रहे हैं, आउटर क्लियर जोन ही इसका क्या होता है? एक्टोप्लाज्म। और जैसे ही अंदर जाएंगे एक ग्रैनुलर जोन हमको नज़र आता है। एक कणिकामय, बहुत सारे कण इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कणिकामय जोन नज़र आता है या कणिकामय जो क्षेत्र नज़र आता है उसको हम इसका एंडोप्लाज्म बोलते हैं। इसका एंडोप्लाज्म कह सकते हैं। इंटरनल जोन को एंडोप्लाज्म और एक्सटर्नल पेरिफेरल जोन को जो क्लियर होता है वो इसका क्या होता है? कह सकते हैं एक्टोप्लाज्म होता है। अब इसके हम लोग और अंदर में जाते हैं तो देखते हैं क्या, एक हमको इसके बॉडी में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, एक केंद्रक नज़र आ रहा है। आप केंद्रक को देख लीजिए, ये स्फेरिकल शेप में दिखाया गया है, स्फेरिकल शेप में पाया जाता है, आर इलिप्सॉइडल शेप में पाया जाता है, कह सकते हैं अंडाकार होता है जनरली। और इसको भी कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर होता है न्यूक्लियस, जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड फिलअप होता है या जो कंटेंट फिलअप होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि इसके न्यूक्लियस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करूँ, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें एक फ्लूइड फिलअप है, एक कह सकते हैं जेली लाइक फ्लूइड फिलअप है जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेनिंग बॉडी आप देख रहे हैं, डार्क स्टेनिंग बॉडी, ये इसका क्या है? न्यूक्लियोलस है। आपने न्यूक्लियस को देखा, ये इसकी कवरिंग को इंडिकेट कर रहा है, जो न्यूक्लियस को बताता है कि ये केंद्रक है। और जैसे आप उसके अंदर जाते हैं एक लिक्विड आपको इसमें मिल रहा है, एक द्रव दिखाई दे रहा है। तो वो जो लिक्विड है, द्रव है, वो कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है। सेल के अंदर भी एक द्रव भरा हुआ है,
इसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव भरा हुआ है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेनिंग, एक गहरा कलर लिए हुए एक संरचना हमको नज़र आ रही है। इस संरचना को हम अगर देखते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस इन हिंदी केंद्रिका, आर कैरियोसोम। ये जो कैरियोसोम है ये भी कह सकते हैं जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कैरियो मीन्स होता है, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड कह सकते हैं, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई बॉडी पाई जा रही है तो जनरली वो कैरियोसोम कहलाती है, आर इसी को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में आपने जाना। न्यूक्लियस के अंदर कह सकते हैं जो क्रोमोसोम होता है ये कह सकते हैं 4 इन नंबर्स में होता है। कितने नंबर्स में होता है? 4 नंबर में होता है। मीन्स ट्रोफोजॉइट की जो बॉडी होती है ये हैप्लॉइड होती है। वैसे तो जनरली जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, लेकिन मोनोसिस्टिस की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। वो हैप्लॉइड क्यों होती है इसको हम इसकी लाइफ साइकिल में आपको बताएंगे। वैसे भी आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दें कि मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल में जो जाइगोट होता है सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉइड होता है। बाकी की जितनी स्टेजेज होती हैं इसकी लाइफ साइकिल में सब क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। तो हम देख रहे हैं इसके ट्रोफोजॉइट को, चाहे वो ट्रोफोजॉइट हो चाहे स्पोरोजॉइट हो, सब सारी स्टेजेज क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। और इसमें क्रोमोसोम कितना पाया जाता है? 4 इन नंबर में पाया जाता है। 4 नंबर में होता है, मीन्स 4 की संख्या में होता है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान इसका जो नंबर हो जाता है वो 2n हो जाता है। मीन्स डिप्लॉइड हो जाता है, डाइप्लॉइड 2 के सेट में हो जाते हैं। और जब जाइगोट बनता है तो उस दौरान क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? 2n नंबर में हो जाते हैं। और क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है? 8। और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद ही क्या होता है? इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मीन्स स्पोरोगोनी की प्रोसेस चलती है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर के फॉर्मेशन के दौरान कह सकते हैं उसमें मियोसिस होता है। जाइगोट में मियोसिस के द्वारा कह सकते हैं वो डिवीजन करता है और फिर से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और वही हैप्लॉइड स्पोर कह सकते हैं आगे चल के ग्रो करता हुआ, फीडिंग करता हुआ यंग ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होता है। और यंग ट्रोफोजॉइट के बाद वो फीडिंग एंड ग्रोइंग करता रहता है और फिर जाके एडल्ट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर यंग को थोड़ा सा डिफर देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस पर भी हम फोकस करते हैं आखिर ये डायग्राम बना ही क्यों है। अगर इसमें कुछ हमको समझना नहीं है, देख लीजिए कुछ अलग दिख रहा है। इसमें भी क्या है? पेलिकल पाई जा रही है। पेलिकल के बारे में आपको बताया गया। न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया गया। न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, ये भी आपको बताया गया। अब हम थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं ग्रैनुलर जोन। ये जो कुछ ग्रैनुलर कणिका में संरचनाएं नज़र आ रही हैं, ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो पैराग्लाइकोजन होता है। पैराग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, कह सकते हैं ये स्पेशल टाइप का ग्लाइकोजन होता है जिसको हम पैराग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के नाम से जानते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है। इधर देखते हैं वो सब सारी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं जो मैच्योर ट्रोफोजॉइट में मिल रही हैं, वो कह सकते हैं एंग में मिल रही है। लेकिन इसमें आप कुछ लाइनिंग देख रहे हैं, ये कह सकते हैं इसकी पेलिकल में कुछ स्ट्राइएटेड फाइब्रिल्स पाई जाती हैं जिनको मायोनीम्स कहा जाता है, जो इसकी बॉडी को कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, जिसके द्वारा ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, या कह सकते हैं अपने ही स्थान पर ब्रिगलिंग और ग्लाइडिंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक थोड़ा बहुत लोकोमोशन करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अलग नज़र आ रहा है। इसकी सरफेस पर हम देख रहे हैं जो इसकी पेलिकल है, यहाँ पर कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। वास्तव में ये सीलिया नहीं है, हम थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखेंगे तो ये सीलिया नहीं होते, हमको पहले से पता है ये क्या फीड करता है। कह सकते हैं डेवलपिंग स्पर्म मॉर्यूला को फीड करता है, स्पर्म मदर सेल को फीड करता है। तो ये जो हमको सीलिया लाइक अपीयरेंस नज़र आ रहा है या जो इसके सीलिया नज़र आ रहे हैं वो सीलिया नहीं है, वो कह सकते हैं उसी डेड स्पर्म के टेल्स हैं, रेमनेंट स्पर्म के टेल्स हैं जो इसके पेलिकल से अटैच हैं। होता क्या है, जो यही रेमनेंट जो स्पर्म टेल्स है, जैसे ही ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये जो यंग ट्रोफोजॉइट है ये मैच्योर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये इसका डेवलपमेंट होता है। ये इसका यंग स्टेज दिखाया गया है, ये मैच्योर स्टेज दिखाया गया है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप अपने सामने ही देख सकते हैं।
यहाँ पर सीलिया नज़र आ रही है, इसमें सीलिया वगैरह सब एब्सेंट हैं। तो ये जो सीलिया दिख रहा है वास्तव में सीलिया नहीं है, क्या है, स्पर्म टेल्स है। स्पर्म टेल्स है, आपको ऐसे ही पता होगा। स्पर्म के जनरली 3 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। ये हेड और मिडिल पीस को तो फीड कर जाता है, बाकी जो टेल वाला पार्ट होता है ये इसके पेलिकल से अटैच रह जाता है। तो यंग स्टेज में आप इसी तरीके से इसके टेल को देख सकते हैं और इसी को जैसे सिलिएटेड नज़र आता है, सिलिएटेड अपीयरेंस नज़र आता है, लेकिन वास्तव में सिलिएटेड होता नहीं है। यंग स्टेज में रेमिनेंट टेल होते हैं। तो ये था इसका जनरल स्ट्रक्चर जो अभी बताया गया कि इसका शेप कैसा होता है, स्पेंडल शेप वगैरह सब बताया गया आपको। तो वही है मैच्योर ट्रोफोजॉइड कह सकते हैं मोनोसिस्टिस का। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे पेलिकल को हमने जाना, इसके इंटरनल जोन, अब इसका कह सकते हैं साइटोप्लाज्म को भी जान लेते हैं। जैसे ही पेलिकल के हम बिलो जाते हैं, जैसे ही पेलिकल के अंदर की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं, हमको इसका साइटोप्लाज्म नज़र आता है। तो हम साइटोप्लाज्म को ही कैसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है साइटोप्लाज्म? जेली लाइक फ्लूइड होता है विद इन द सेल कह सकते हैं। और ये साइटोप्लाज्म जनरली कह सकते हैं शार्पली डिफरेंशिएटेड होता है, एकदम शार्पली डिफरेंशिएटेड होता है 2 जोन्स में, शार्पली डिफरेंशिएटेड होता है 2 जोन्स में। कह सकते हैं इसका आउटर क्लियर जोन, आउटर क्लियर जोन, आउटर क्लियर पेरिफेरल जोन आप कह सकते हैं। आउटर क्लियर पेरिफेरल जोन मीन्स परिधि की तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है वो इसका बाह्य क्षेत्र होता है और वो एकदम क्लियर होता है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में ही देख लेते हैं। एक्टोप्लाज्म कह सकते हैं फर्दर डिफरेंशिएट होता है 3 लेयर्स में, 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होता है। कह सकते हैं इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ एक्टोप्लाज्म, आउटर लेयर इसकी एक्टोप्लाज्म की इपीसाइट के नाम से जानी जाती है। इसकी जो मिडिल लेयर होती है सार्कोसाइट के नाम से जानी जाती है और इसकी जो इनर लेयर होती है वो मायोसाइट के नाम से जानी जाती है। तो ये इसकी 3 लेयर होती हैं कह सकते हैं एक्टोप्लाज्म की। जनरली आपसे एग्जाम में यही पूछा जाने वाला है। आपका एग्जाम जो होगा मल्टीपल MCQ टाइप का एग्जाम होने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपसे मोनोसिस्टिस के एक कह सकते हैं आउटर एक्टोडर्म की जो लेयराइजेशन होती है वो कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं और उसका सही सीक्वेंस क्या है। आउटर एपिसाइट, मिडिल सार्कोसाइट, इनर मायोसाइट। तो इसी सीक्वेंस को आगे पीछे करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इसका सही सीक्वेंस क्या है। तो इसी सीक्वेंस में ये इसकी सारी लेयर पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर की तरफ होती है एपिसाइट, जो मिडिल में होती है सार्कोसाइट और जो इनर में होती है वो मायोसाइट। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है कह सकते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ एक्टोडर्म, ये मायोसाइट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रल्स आर मायोनिम्स। देखिए अभी यहाँ पर कुछ आप फाइब्रस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, धागे जैसी संरचनाएं इसकी बॉडी में नज़र आ रही हैं। यही जनरली क्या है, वही मायोनिम्स हैं जो पेलिकल में कह सकते हैं अटैच हैं या कह सकते हैं इसके एक्टोप्लाज्म में नज़र आ रही हैं। वो कैसी होती हैं, इसका जो मायोसाइट यानी इनर मोस्ट लेयर जो होता है कह सकते हैं एक्टोप्लाज्म का, वो कैसा होता है, ये कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल बियर किए होता है और उसी को हम मायोनिम्स के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी बॉडी को कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसके कारण इसमें थोड़ा बहुत लोकोमोशन देखने को मिलता है। अभी जब हम इसकी फिजियोलॉजी को आपको बताएंगे, फिजियोलॉजी में ही बताएंगे सबसे पहले कि लोकोमोशन कैसे करता है मोनोसिस्टिस के पास आप देख रहे हैं कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जा रहा है जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। हमारे पास तो लेग है लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इस कंडीशन में कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है अभी हम आपको बताएंगे। यही जो इसके मायोनिम्स हैं, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोफाइब्रिल्स कह सकते हैं, इसी में संकुचन होता है और शिथिलन होता है, संकुचन होता है शिथिलन होता है। इसी संकुचन और शिथिलन के कारण ही या कह सकते हैं मूवमेंट के कारण ही ये थोड़ा बहुत लोकोमोशन कर पाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक एंडोपैरासाइट है, इसको खुद चल के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ पर जिस स्थान पे है वहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो ये है एक्टोप्लाज्म। के बाद जैसे ही हम इसके और अंदर में जाते हैं तो हमको इनर ग्रैनुलर जोन मिलता है। इनर ग्रैनुलर जोन जिसको हम एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसको एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। देखिए ग्रैनुलर जोन की बात हम कर रहे हैं
ग्रेनुलर मीन्स होता है कणिकामय, या बहुत सारे कण आपको नजर आ रहे हैं, जैसे पैराग्लाइकोजन के कण, पैराग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स इसमें ऐसे ही दिख रहे हैं। इसका साइटोप्लाज्म है इंटरनल साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो कह सकते हैं कणिकामय है, तो वही है कह सकते हैं इनर ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, abundance the granules of paraglycogen, fat globules and some volutin and phosphorus and protein rich in phosphorus and nucleic acid। फिर से देख लीजिए क्या है, abundance the granules of पैराग्लाइकोजन। पैराग्लाइकोजन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, सम वोलेटिन एंड प्रोटीन पाया जाता है, जो कैसा होता है, रिच इन फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से भरा हुआ होता है, या कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन में या वोलेटिन में क्या पाया जाता है, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अभी अब तो देखिए हमने जो है इस मैटर को इस तरीके से ही थोड़ा सा पहले से ही कुछ मैटर को आपको लिख के रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको नोट्स ऐसे नहीं दिया जाने वाला है। तो हम चाह रहे हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में रहेगा, या फिर चलते हाथों लिखते भी रहिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बता रहे हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए, तो आपको आसानी होगी। फिर फ्यूचर में अगर आपको देखना होगा ऐसे ही कॉपी में अपने देख सकते हैं, नहीं तो फिर से इसको आपको ऑनलाइन जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। तो फिर जैसे अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर जो है नोट करते रहिए। चलिए हम थोड़ा सा न्यूक्लियस पर भी फोकस कर देते हैं। अभी आपने ऑलरेडी डायग्राम में देखा कि न्यूक्लियस हमको कैसा दिखाई देता है, तो क्योंकि आपको नोट नहीं दिया जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कुछ पॉइंट को हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऐसे ही नोट कर देते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ताकि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है ऐसे ही चलते हैं तो नोट करते रहिए। तो देखते हैं यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कितना होता है, सिंगल होता है, मीन्स एक ही न्यूक्लियस होता है, वेसिकुलर लाइक ए ब्लैडर बैग लाइक कह सकते हैं, विद स्फेरिकल, कैसा होता है उसका से गोलाकार, स्फेरिकल एंड इलिप्सॉइडल, अंडाकार कह सकते हैं, इलिप्सॉइडल फॉर्म में पाया जाता है, और स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है, कह सकते हैं गोलाकार होता है, या फिर इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है, इलिप्सॉइडल फॉर्म में होता है। इसके साथ इसकी खास बात क्या होती है, इट कंटेन यूजुअली वन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोलस होता है, आर कैरियोसोम। न्यूक्लियोलस को और किस नाम से जाना जाता है, कैरियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। कैरियोन मीन्स आपको बताया गया है न्यूक्लियस, एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई अलग से संरचना पाई जा रही है, कोई अलग से कोई बॉडी पाई जा रही है, तो उसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, कैरियोसोम के नाम से जानते हैं, आर न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। इसकी और क्या खास बात होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 4 क्रोमोसोम। अभी आपको स्ट्रक्चर में ही बताया गया था कि जो ट्रोफोजॉइट होता है जनरली वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, मीन्स क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 4 होता है, और ये हैप्लॉइड नंबर में होता है, हैप्लॉइड इन नंबर। ये जनरली जो क्रोमोसोम होते हैं 4 नंबर में कह सकते हैं, 4 नंबर में होते हैं, और ये हैप्लॉइड पाया जाता है या हैप्लॉइड होता है, मीन्स सिंगल सेट में होता है। और आपको बताया गया है पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि जो न्यूक्लियस होता है कह सकते हैं हैप्लॉइड होने के साथ साथ इसकी जितनी भी स्टेजेज होती हैं सब कैसी होती हैं, वो सब हैप्लॉइड होती हैं। सिर्फ इसके डेवलपमेंट में अगर आप डेवलपमेंटल स्टेज को देखेंगे तो सिर्फ जाइगोट ही, सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉइड होता है। तो यही है क्रोमोसोम 4 नंबर में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मोनोसिस्टिस, तो आपको ध्यान रखना है कितने नंबर में पाया जाता है, 4 नंबर में होता है। और ये हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड, तो आपको पता है ये हैप्लॉइड नंबर में होता है। 2n नंबर में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 8 हो जाएगा। जब ये 2n नंबर में होगा, मीन्स 2 के सेट में होगा तो इसकी संख्या 8 हो जाएगी, और जब सिंगल सेट में होगा तो इसकी संख्या कितनी होगी, 4, तब ये हैप्लॉइड, और जब डबल होगा तो डाइप्लॉइड। आगे हम देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी, आगे के क्रम में चलते हैं। न्यूक्लियस को हमने जान लिया, अब फिजियोलॉजी को देखते हैं। चलिए हम इसके फिजियोलॉजी को देख लेते हैं। फिजियोलॉजी
मीन्स कह सकते हैं इसकी कार्य की, इसके बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स चलन या गमन कह सकते हैं। लोकोमोशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? लोकोमोशन कहलाती है। ट्रेवलिंग ऑफ वन प्लेस टू अनदर, इसी को जनरली लोकोमोशन कहा जाता है। तो जनरली लोकोमोशन के लिए इसमें कह सकते हैं कोई स्पेशल आर्गन नहीं होता। अभी आपने मोनोसिस्टिस के स्ट्रक्चर में देखा कि इसके पास कोई स्पेशल आर्गन नहीं पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, ना तो सीरिया, ना फ्लैजेला, ना ही कह सकते हैं कोई अदर आर्गन, स्यूडोपोडिया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। तो कैसे लोकोमोशन करता है ये, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है मोनोसिस्टिस? तो इसमें कह सकते हैं व्रिगलिंग होती है एंड ग्लाइडिंग मोमेंट पाया जाता है। अभी आपने इसके स्ट्रक्चर में देखा कि पेल्किल के जैसे ही आप बिलो जाते हैं इसमें बहुत सारी मायोनीम्स आपको नजर आ रही थी जो कैसी होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती हैं। तो कह सकते हैं व्रिगलिंग के द्वारा और ग्लाइडिंग मोमेंट के द्वारा कह सकते हैं जो मोनोसिस्टिस होता है थोड़ा बहुत लोकोमोशन करता है, क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है। बॉडी के जब अंदर होता है तो इसको बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत इसको लोकोमोशन करने की आवश्यकता होती है। तो व्रिगलिंग और ग्लाइडिंग के द्वारा कह सकते हैं, व्रिगलिंग मीन्स कह सकते हैं ये थोड़ा सा छटपटाता है, लाइक ए इंसेक्ट कह सकते हैं। छटपटाहट होता है, जैसे आप कीड़ों के अंदर देखते हैं, किसी वर्म के अंदर देखते हैं, कोई कीड़ा जैसे छटपटा रहा होता है, तो उस टाइप की जो मूवमेंट होती है, गति होती है, वो जनरली व्रिगलिंग कहलाती है। ग्लाइडिंग मीन्स आप समझ ही रहे हैं, विसर्पण होता है, मीन्स ऐसे ही कह सकते हैं सरफेस पर सरकता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये जो मोमेंट होती है जनरली ग्लाइडिंग मोमेंट होती है। तो व्रिगलिंग और ग्लाइडिंग के द्वारा कह सकते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो व्रिगलिंग एंड ग्लाइडिंग मोमेंट को ही जनरली हम इन केस ऑफ मोनोसिस्टिस ग्रीगरीन मोमेंट के नाम से जानते हैं, ग्रीगरीन मोमेंट्स कह सकते हैं। और इसमें जो मायोफाइब्रिल्स पाया जाता है, मायोनीम्स पाया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, संकुचन और शिथिलन होता है। संकुचन एंड शिथिलन के कारण ही इसकी बॉडी में व्रिगलिंग होती है और व्रिगलिंग के कारण ही ग्लाइडिंग होता है। मीन्स व्रिगलिंग होगा, छटपटाहट होगी, तो जो एनिमल होगा थोड़ा सा अपने स्थान से सरकता हुआ आगे मूवमेंट करता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो आपने देखा लोकोमोशन के लिए कोई भी स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है मोनोसिस्टिस के पास। सिर्फ व्रिगलिंग और ग्लाइडिंग के द्वारा ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा बहुत गमन करता है। और क्योंकि मायोनीम्स पाया जा रहा है, मायोनीम्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा व्रिगलिंग एंड ग्लाइडिंग होती है। तो सच टाइप ऑफ मोमेंट आर कॉल्ड एज ग्रीगरीन मोमेंट। पूछा जाता है कि मोनोसिस्टिस में किस टाइप का मोमेंट पाया जाता है, तो ग्रीगरीन मोमेंट आप कह सकते हैं। ग्रीगरीन मोमेंट आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि जो मोनोसिस्टिस होता है इसमें किस टाइप का मूवमेंट पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा ग्रीगरीन मूवमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा जो मूवमेंट होता है, गति होता है, उसी को जनरली इन केस ऑफ मोनोसिस्टिस ग्रीगरीन मूवमेंट कहा जाता है। इसी तरीके से आप प्रोटोजोन में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे यूग्लिना को, तो यूग्लिना में भी इसी तरीके से मायोनीम्स पाया जाता है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा वो भी लोकोमोशन करता है। लेकिन यूग्लिना के केसेस में हम उसको अलग नाम देते हैं, यहाँ ग्रीगरीन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर चूंकि वो यूग्लिना में है तो उसको हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। दोनों चीज़ें सेम हैं लेकिन अलग अलग एनिमल में होने के कारण ही उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए इसी सेक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें न्यूट्रिशन, पोषण होता है। न्यूट्रिशन कह सकते हैं हमें अपने बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो भी पोषक पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने के लिए जो भी हम न्यूट्रिएंट ग्रहण करते हैं या न्यूट्रिएंट को हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन ये कैसा होता है? मोनोसिस्टिस में सैप्रोजोइक होता है। व्हाट इज मीन्स सैप्रोजोइक? मीन्स न्यूट्रिएंट इज ऑब्टेन बाई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। आप सिंपली इसको कह सकते हैं मृतोपजीवी, मृत जीवों से, मृत जीव जंतुओं से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेना और शोषित कर लेना ही या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सैप्रोजोइक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस आर फाउंड इन मोनोसिस्टिस,
क्या बताएंगे आप? सैप्रोजोइक। तो सैप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके साथ साथ ये कैसे न्यूट्रिएंट आप जानेंगे न्यूट्रिशन को कैसे वो ग्रहण करता है। अभी आपको बताया गया स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि इसके पास कोई फीडिंग के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, मीन्स माउथ नहीं होता है, या कोई ऐसा अपर्चर नहीं होता है जिसके द्वारा ये न्यूट्रिएंट को फीड कर सके, या अपने कह सकते हैं जो भी फीडिंग प्रोडक्ट है या स्पर्मोरुला है कैसे उसको फीड करेगा। तो इस केसेस में आप देखेंगे ये सैप्रोजोइक है। तो इस केसेस में होता क्या है, ये अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ऐसा लगता है कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कर देता है, श्रावण कर देता है, जिसके कारण होता क्या है, जो आसपास जैसे ये मोनोसिस्टिस है कहाँ पर पाया जा रहा है? सेमाइनल वेजाइकिल में, आरवार सीलोमिक फ्लूइड में, सीलोम में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर करेगा क्या, ये अपने चारों तरफ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का कह सकते हैं सिक्रीशन कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कर देगा। जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस सराउंडिंग फ्लूइड पर अप्लाइड हो जाएगा तो वो समझ लीजिए थोड़ा सा एब्जॉर्बेबल हो जाएगा, यानी आसानी से वो कह सकते हैं इसके जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा जो न्यूट्रिएंट होगा वो इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। तो ऐसा लगता है सैप्रोजोइक तो होता है क्योंकि कोई फीडिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, माउथ लाइक ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि अपने चारों तरफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता होगा, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिएंट इसके सराउंडिंग में कह सकते हैं आसपास चारों तरफ अवेलेबल है वो डाइजेस्टिबल हो जाता है, एब्जॉर्बेबल हो जाता है, आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो कह सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा जो न्यूट्रिएंट इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वही जनरली ऑस्मोट्रॉफी कहलाती है। ऑस्मोट्रॉफी सिंपली आप समझिए जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा न्यूट्रिएंट को, पोषक पदार्थों को बॉडी में अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोट्रॉफी। ऑस्मोट्रॉफी बॉडी सरफेस के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? ऑस्मोट्रॉफी। तो ये कह सकते हैं सैप्रोजोइक होता है, ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता रहता है। और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल वो पैराग्लाइकोजन होता है। जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है पैराग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये कह सकते हैं ग्लाइकोजन का एक स्पेशल फॉर्म है जिस फॉर्म में कह सकते हैं बॉडी में स्टोर होता रहता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? इसका पैराग्लाइकोजन होता है। इसी सेकंड में हम आगे बढ़ते हैं, रेस्पायरेशन को देख लेते हैं। रेस्पायरेशन के लिए भी कह सकते हैं मोनोसिस्टिस के पास कोई स्पेशल आर्गन नहीं होता है। आपको पता है हमारे पास रेस्पायरेटरी आर्गन है, वो क्या है? लंग्स है, जिसके द्वारा हम इन्वायरमेंटल एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और फिर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए या कह सकते हैं रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल आर्गन नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन को ऑब्टेन्ड कहाँ से किया जाता है? ऑक्सीजन को कह सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन मीन्स होता है विसरण के द्वारा ही कह सकते हैं पेल्किन से होता हुआ एब्जॉर्ब हो जाता है, या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस सराउंडिंग मीडियम में होता है, चाहे वो सीलोमिक फ्लूइड में हो, चाहे वह सीलोमिक वेजाइकिल, चाहे वह सेमाइनल वेजाइकिल में हो। सेमाइनल वेजाइकिल में होगा तो वहाँ पर सेमाइनल फ्लूइड होगा और उस सराउंडिंग फ्लूइड से कह सकते हैं जो भी ऑक्सीजन होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर चला जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है और इसकी बॉडी के अंदर कह सकते हैं मोनोसिस्टिस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो जनरली रेस्पायरेटरी एंजाइम की सिंथेसिस करता है, जिससे पायरोविक एसिड का या कह सकते हैं उसका कंजर्वेशन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं रेस्पायरेशन होता है। एक्सक्रीशन भी देख लेते हैं, ये तो श्वसन है। अब हम इसको देख लेते हैं। एक्सक्रीशन मीन्स होता है उत्सर्जन। बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। मोनोसिस्टिस की बॉडी है और उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। इसकी भी जनरली 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक, हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक इज इक्वल टू एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है और मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक आप सिंपली समझते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। एनाबॉलिक क्या होता है? जब मोनोसिस्टिस को एनर्जी ऑब्टेन करना होता है, एनर्जी को कह सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को जो है ऑब्टेन करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, जिस एनर्जी का वो यूज करता है, वो जनरली कह सकते हैं एनाबॉलिक कहलाता है। और इस पार्ट को कह सकते हैं कैटाबॉलिक, डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को मेंटेन बनाए रखने के लिए जो एनर्जी कह सकते हैं वो यूज करता है, उसको हम कैटाबॉलिक बोलते हैं। तो जनरली 2 प्रोसेस पाई जाती हैं, इसमें एनर्जी गेन करता है और इसमें एनर्जी कह सकते हैं खर्च करता है या रिमूव करता है। तो इसमें एनर्जी उसको मिलती है और कैटाबॉलिक में एनर्जी का लॉस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ में। तो मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान कह सकते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो जनरली एक्सक्रीशन कहलाती है। तो ये भी कह सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू ही ये बॉडी से बाहर चला जाता है, सराउंडिंग मीडियम में चला जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड बाई डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड। इसके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग में फ्लूइड होता है, वहीं पर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आगे हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो मोनोसिस्टिस के इस लेक्चर में हम लोग अब देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोसिस्टिस जनरली मोनोजेनेटिक होता है, मीन्स इसकी लाइफ साइकिल जो है सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है, एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है। जनरली जो पैरासाइट्स होते हैं वो डाइजेनेटिक होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। जैसे आप प्लैटीहेल्मिन्थेस से टीनिया सोलियम का नाम ले लीजिए, वैसे आप इंटरमीडिएट में फीताक्रीमी के बारे में पढ़े होंगे, आप जानते होंगे वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। एक तो उसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट मीन्स जिसमें पैरासाइट की एडल्ट फॉर्म पाई जाती है, वो मैन होता है प्राइमरी होस्ट। और जो उसका सेकेंडरी होस्ट होता है, वो सेकेंडरी होस्ट कह सकते हैं पिग होता है। तो उसकी जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, एक तो मैन और दूसरे कह सकते हैं पिग, इसलिए उसको हम डाइजेनेटिक बोलते हैं, उसकी लाइफ साइकिल को डाइजेनेटिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं मोनोसिस्टिस को। तो मोनोसिस्टिस की जो लाइफ साइकिल है वो मोनोजेनेटिक होती है, मीन्स सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मोनोसिस्टिस जो होता है ये एर्थवर्म को पैरासिटाइज करता है, एर्थवर्म में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो एर्थवर्म इसका होस्ट है और कह सकते हैं उसी के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी कह सकते हैं मोनोजेनेटिक होने के साथ साथ सिर्फ जाइगोट ही इसमें एक ऐसा स्टेज होता है जो डिप्लॉयड होता है। बाकी की जितनी स्टेजेज आप देख रहे हैं, सिर्फ जाइगोट को छोड़ दिया जाए, सिर्फ जाइगोट ही एक ऐसा स्टेज है जो डिप्लॉयड होता है। बाकी सारी स्टेज कह सकते हैं गैमेट, आरवार, गैमेटोसाइट या गैमीट्स या स्पोर्स, ये सब सारी स्टेजेस क्या होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, यहाँ पर आपको मैच्योर ट्रोफोजोइट दिखाया जा रहा है। ये मैच्योर ट्रोफोजोइट है। अब मैच्योर ट्रोफोजोइट पहले करता क्या है, जब मैच्योर हो जाता है तो फीडिंग करता है, ग्रोइंग करता है, वॉन्डरिंग करता है, मीन्स कह सकते हैं खूब खाता पीता है, वृद्धि करता है और कह सकते हैं परिभ्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार जो है फीडिंग करता है, ग्रोइंग करता है और वॉन्डरिंग करता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाता है। मीन्स आप देख रहे हैं ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाता है और कह सकते हैं पेयरिंग होती है। 2
एडल्ट कह सकते हैं जो मोनोसिस्टिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और अपनी सामान्य सतह के द्वारा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, मीन्स पेयरिंग होती है। देखिए दो कह सकते हैं एडल्ट ट्रोफोजॉइड जो रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो चुका है, अब जो है इस तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे और फिर पेयरिंग करते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, इनको हम गैमेटोसाइट बोलते हैं और गैमॉन्ट बोलते हैं। गैमेटोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये यहाँ पर देखिए गैमेटोसाइट कहा जा रहा है। गैमेटो मीन्स होता है गैमीट एंड साइट मीन्स साइट का सेंस सेल से है, मीन्स पूरा जो सेल है वो गैमीट की भांति बिहेवियर करने वाला है या गैमीट का फॉर्मेशन करने वाला है। तभी आप देखेंगे कैसे गैमीट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इस सेल को गैमेटोसाइट बोलते हैं और गैमॉन्ट बोलते हैं। जो एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आते हैं तो तब हम उनको गैमॉन्ट बोलते हैं, और क्योंकि ये गैमीट का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट। यहाँ पर सबसे जो खास बात होती है, ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपने चारों तरफ एक कॉमन सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं, कॉमन सिस्ट का सिक्रीशन करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अगले स्टेज में दिखाया जा रहा है, ये करता क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये अपने चारों तरफ एक डबल लेयर्ड कह सकते हैं सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा इस एरिया को जूम करके दिखाइएगा। तो ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, एक जो सुरक्षात्मक कवच का इसके चारों तरफ निर्माण हो जाता है, ये भी 2 लेयर्ड होता है। देखिए अब ये जो कह सकते हैं सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इस सिस्ट को हम गैमेटोसिस्ट के नाम से जान रहे हैं। क्या बोलेंगे, गैमेटोसिस्ट। अभी ये क्या थे, गैमेटोसाइट थे, गैमीट का निर्माण करने वाली सेल थी, और इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच का फॉर्मेशन कर लिया, सुरक्षात्मक लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, इसलिए इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोसिस्ट। ये जो गैमेटोसिस्ट है ये जनरली 2 लेयर की होती है। जो आउटर लेयर होती है, फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आउटर जो लेयर है ये थोड़ी थिक है, मोटी है, हार्ड होती, थिक होती है, हार्ड होती है, इसको हम इक्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। इक्टोसिस्ट ये आउटर बाहर की तरफ होती है, थिक होती है, हार्ड होती है, तो इसको हम इक्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। जो इनर वाली लेयर होती है वो थिन होती है, मीन्स पतली होती है, तो हम इसको एंडोसिस्ट बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, सिस्ट के अंदर ये जो कह सकते हैं एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, ये दोनों इस तरीके से मिलते हैं कि कभी भी दोनों का आपस में साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं होता। जैसे आपने कॉन्जुगेशन में पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन में जनरली क्या होता है, ये दोनों के बीच की जो कह सकते हैं लेयर है या दोनों के बीच की जो कह सकते हैं मेम्ब्रेन है, ये ऐसे डिजनरेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और साइटोप्लाज्म का आपस में मिक्सअप हो जाता है, साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। फिर क्या होता है, न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फिर कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर जो ये कह सकते हैं लेयराइजेशन है या दोनों के बीच की जो लेयर है ये हमेशा कह सकते हैं ऐसा ही इंटैक्ट बनी रहेगी। इसमें इस टाइप की जो पेयरिंग होती है, इसमें कभी भी जो कह सकते हैं ना तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ना ही साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो इस टाइप की जो पेयरिंग जनरली होती है वो साइजीजी कहलाती है। साइजीजी के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए इस टाइप की पेयरिंग क्या होती है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आएंगे लेकिन इनमें किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन के जैसा कोई रिलेशन नहीं होगा और अपने चारों तरफ कॉमन सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फिर क्या होता है, इस स्टेज को हम साइजीजी के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, अब ये इसी सिस्ट के अंदर जो गैमेटोसिस्ट है, इसी सिस्ट के अंदर ये करेंगे क्या, इनके न्यूक्लियस का मल्टीप्लिकेशन होता है। न्यूक्लियस का मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स इसका न्यूक्लियस जो है माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होना शुरू करता है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, आपको पहले से पता है। तो माइटोसिस के द्वारा क्या करता है, इसका जो सेल होता है वो बार बार डिवाइड होता रहता है, बार बार डिवाइड होता रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई का, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारी डाटा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कह सकते हैं इस स्टेप में अगर आप देखेंगे तो जो ये जो गैमेटोसाइट है, इसके चारों तरफ सिस्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटेक्टिव लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन के नाम से जानते हैं। सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है,
क्योंकि सिस्ट इसके चारों तरफ बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन के नाम से जानते हैं। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं हो क्या रहा है, इसका जो न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस है, ये मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कह सकते हैं बहुत सारी डाटा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहा है। ये डाटा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करने के बाद होता क्या है, ये जो डाटा न्यूक्लियाई होती हैं थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर फ्री हो जाती हैं और गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप इस स्टेप में आप देखिए, अगले स्टेप में हमने इसके कह सकते हैं जो गैमेटोसिस्ट है, इसकी थिकनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। जो हमको बताना था हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, हमने ऐसे ही जनरली इंडिकेट कर दिया है कि ये इसका गैमेटोसिस्ट है, एक्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट। यहाँ पर न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन हुआ। न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या हो रहा है, इसका जो जितने भी न्यूक्लियाई हैं सब थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर फ्री हो जाते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है और बीच में थोड़ा सा कह सकते हैं साइटोप्लाज्म रेसिड्यूअल साइटोप्लाज्म के रूप में, अवशेष के रूप में इसी में सेंटर में इसके पड़ा हुआ है। अभी इसका कोई रोल नहीं है, अभी अब रेसिड्यूअल साइटोप्लाज्म का रोल आप आगे देखने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर गैमीट आइसोगैमीट देखने में समान होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, और एन आइसोगेमस होते हैं। स्लिग ने बताया कि जो गैमीट होते हैं आइसोगैमीट होते हैं, आर बार कह सकते हैं। हान ने बताया कि जो गैमीट होते हैं वो एन आइसोगैमीट होते हैं, मीन्स असमान होते हैं। और यहाँ पर जो गैमीट का आप पेयरिंग देख रहे हैं, पेयरिंग ऑफ गैमीट आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर जा रहे हैं, और फ्यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जनरली होता क्या है, जब भी गैमीट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस दौरान होता क्या है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है और फिर जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो आपस में यहाँ पर जो बहुत सारे कह सकते हैं गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें से कुछ गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है ये जो दो गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ये किसी एक ही गैमेटोसाइट के नहीं हो सकते हैं, बल्कि अपोजिट एक दूसरे के एक्सचेंज हो सकते हैं। इसमें से कोई एक मेल हो सकता है, कोई एक फीमेल हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेक्स से आए हुए हैं और फिर जाके कह सकते हैं पेयरिंग करते हैं और आपस में फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है गैमीट का आपस में फ्यूज होना और जाइगोट का फॉर्मेशन करना, ये प्रोसेस जनरली सिनगैमी कहलाती है। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन का ही फॉर्म होता है, जनरली इन प्रोटोजोअन्स में सिनगैमी टर्म दिया गया है। तो हम इसको देखते हैं। अब जाइगोट बन गया है, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है आप देख लीजिए, यहाँ से साइजीजी से स्टार्ट हो रही है और कह सकते हैं सिनगैमी तक की जो प्रोसेस होती है ये गैमेटोगोनी कहलाती है। ध्यान देंगे, गैमेटोगोनी जो टर्म है इसमें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इस स्टेप को देखिए, गैमीट का निर्माण हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस चल रही है, गैमीट का निर्माण हुआ। अलग अलग कुछ फ्री गैमीट आपको नजर आ रहा है इसमें, और कुछ गैमीट आपस में फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद गैमीट आपस में फ्यूज कर जा रहे हैं, और जो गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं वो ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि जो आपस में गैमीट फ्यूज कर रहे हैं वो अपोजिट सेक्स से आए हुए हैं और फिर जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज करने के बाद सिनगैमी होती है, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट बन गया। अभी हमने बताया कि मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेज होती हैं सब क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। ओनली जाइगोट आर डिप्लॉइड, मीन्स अभी टू सेल आपस में मिले, अब ये डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या करता है, ये भी अपने फॉर्म में, अपने कह सकते हैं रूप में बहुत जल्दी चेंजिंग लाता है, बहुत जल्दी बदलाव लाता है। और देखिए ये राउंडेड शेप से ओवल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है, राउंडेड शेप से ओवल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है। और हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं, स्पोरोब्लास्ट। स्पोरोब्लास्ट के नाम से अब हम इसको जानने लगते हैं। देखिए अभी बाहर से इसकी जो गैमेटोसिस्ट है, गैमेटोसिस्ट वो ऑलरेडी कह सकते हैं मेंटेन बनी हुई है, अभी किसी प्रकार का कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो जाइगोट है वो जाइगोट अपने आप में बदलाव ला रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने शेप को चेंज कर रहा है। और जो स्फेरिकल शेप है या राउंडेड शेप है उससे एक शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओवल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है। मीन्स
स्पोरोगोनी की प्रोसेस, जाइगोट बनने के बाद स्पोरोगोनी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कह सकते हैं स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और इस दौरान आप देखते हैं जो जाइगोट है वो अपने रूप में परिवर्तन करता है, अपने फॉर्म में परिवर्तन करता है और ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोब्लास्ट बोलते हैं। आगे क्या होता है, ये जो स्पोरोब्लास्ट है, अब स्पोरोब्लास्ट भी अपने चारों तरफ एक अलग से सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगता है। आप इस स्टेप में देखिए, अगले वाले स्टेप में जो स्पोरोब्लास्ट है, स्पोरोब्लास्ट को हम जाइगोब्लास्ट के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जाइगोट ही चेंज हो रहा किसमें, स्पोरोब्लास्ट में, तो इसको जाइगोब्लास्ट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगले स्टेप में देख रहे हैं, ये जो कह सकते हैं स्पोरोब्लास्ट है, अब ये रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, पहले तो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा और बाद में कह सकते हैं माइटोसिस के द्वारा, पहले मियोसिस फिर माइटोसिस, लगातार 3 सक्सेसिव डिवीजन के द्वारा ये कह सकते हैं जो स्पोरोसिस्ट कह सकते हैं स्पोरोब्लास्ट होता है, वो 8 नंबर में स्पोर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए, ये तो अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको स्पोरोसिस्ट के नाम से जानते हैं, एक कह सकते हैं अलग से प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसको हम स्पोरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और स्पोरोसिस्ट के अंदर जो स्पोरोब्लास्ट है, अब वो पहले रिडक्शन डिवीजन करेगा, पहले मियोसिस करेगा, इसके बाद फिर माइटोसिस करेगा 2 बार, तो टोटल मिला के कह सकते हैं 3 बार जो है ये डिवीजन करता है और 8 नंबर में स्पोर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हम देखें, अगर हम किसी भी स्पोरोसिस्ट को हम ऐसे ही ट्रांसवर्सली कट करें तो हम देखेंगे, तब हम इसके स्पोर्स को काउंट कर पाएंगे कि जो स्पोरोसिस्ट के अंदर स्पोर्स हैं उनका नंबर कितना है, 8 है। इसको कह सकते हैं स्पोरोजॉइड बोलते हैं और जॉइट के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है, अब देखिए, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर इस स्टेप में आप देखिए, इस स्टेप में आप देख रहे हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट आपस में फ्यूज हो रहा है, तो सेंटर में कुछ रेसिड्यूअल साइटोप्लाज्म बचा हुआ है। अब रेसिड्यूअल साइटोप्लाज्म का रोल आ गया, आप इधर आ जाइए, तो आप देखेंगे जो रेसिड्यूअल साइटोप्लाज्म अभी तक सेंटर में बचा हुआ था, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग होती है। उसमें स्वेलिंग होती है, वो कह सकते हैं स्वेलिंग के कारण उसका जो वॉल्यूम है बढ़ता है, जिससे इसकी जो कह सकते हैं स्पोरोसिस्ट होती है, इसकी जो गैमेटोसिस्ट होती है, जो आउटर कवरिंग है, गैमेटोसिस्ट पर एक प्रेशर पड़ता है जिसके कारण ये वर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और जैसे ही ये फटती है इसकी वाल, तुरंत ये कह सकते हैं जो स्पोरोसिस्ट हैं ये गैमेटोसिस्ट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको गैमेटोसिस्ट यहाँ से निकल चुका है, कह सकते हैं बाहर आ चुका है गैमेटोसिस्ट से। अब यहाँ पर गैमेटोसिस्ट से बाहर आने के बाद ये जो कह सकते हैं स्पोरोसिस्ट है, ऐसे ही उसकी बॉडी में पड़ा होगा, अर्थवर्म की बॉडी में पड़ा हुआ होता है। और इसके बाद क्या होता है, अब इसका ट्रांसफ़र होना है न्यू होस्ट में। क्या होना है, ट्रांसफ़र होना है न्यू होस्ट में। तो न्यू होस्ट में ट्रांसफ़र होने के लिए या जाने के लिए साइंटिस्टों ने कोई स्पेशल मेथड जो है नहीं कहा कि ये स्पेशल मेथड है या कह सकते हैं अननोन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि स्पोर का जो स्पोरोसिस्ट है इसका ट्रांसफरेंस होता होगा। मीन्स अभी ये कह सकते हैं गैमेटोसिस्ट जो है वो वर्स्ट हो चुकी है और स्पोरोसिस्ट जो है बाहर आ चुका है। बाहर आने का मतलब ये है बॉडी से बाहर नहीं, अर्थवर्म की ही बॉडी में पड़ा हुआ है, उसके सीलोम में पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं सेमाइनल वेजाइकल से सीलोम में आ गया है, अब उसकी बॉडी में पड़ा रहेगा। अगर अर्थवर्म की डेथ हो जाती है, अगर अर्थवर्म की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्पोरोसिस्ट है वो सॉइल में आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा और सॉइल में ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब इसको कोई भी फ्रेश अर्थवर्म इस सॉइल को फीड करेगा, कंटेमिनेटेड सॉइल को फीड करेगा, इस कह सकते हैं संक्रमित सॉइल को फीड करेगा, तो ये जो स्पोरोसिस्ट है ये फ्रेश अर्थवर्म की बॉडी में चला जाएगा, यानी फ्रेश अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा। अब फ्रेश अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद होगा क्या, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस का, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है। डाइजेस्टिव जूस का और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होने पर होगा क्या, इसकी जो स्पोरोसिस्ट है, ये स्पोरोसिस्ट कह सकते हैं डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी,
या कह सकते हैं नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो स्पोरोसिस्ट है ब्रेक होता दिखाया जा रहा है, ब्रस्टिंग स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट फट रहा है, इस पर एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है। एंजाइमेटिक एक्शन होने के बाद जो स्पोरोजॉइट हैं, जो स्पोरोजॉइट हैं वो फ्री हो रहे हैं, मीन्स बाहर आ रहे हैं। कहाँ पर बाहर आएंगे? पहले तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में ही बाहर आ जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल में बाहर आने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से पेनिट्रेट करते हुए, एलिमेंट्री कैनाल को पेनिट्रेट करते हुए, उसमें छिद्र करते हुए वो उसके सीलोम में आ जाएंगे। और सीलोम में आने के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं वॉन्डरिंग करेंगे और घूमते टहलते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, उसके सेमाइनल वेजाइकल में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बताया गया है। एक तो अभी हमने डायरेक्टली बता दिया, डेथ ऑफ द होस्ट, होस्ट की जब डेथ हो जाती है तो इसका कह सकते हैं ट्रांसफ़र हो जाता है न्यू होस्ट में। अदरवाइज बाई कॉपुलेशन। अर्थवर्म जो होता है आपको पहले से पता हर्माफ्रोडाइट होता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हर्माफ्रोडाइट होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जब सीमेन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक दूसरे में, तो उस दौरान सेमाइनल फ्लूइड के साथ ये जो स्पोरोसिस्ट है, ये स्पोरोसिस्ट उसी के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रेश होस्ट में, तो नेक्स्ट होस्ट में पहुंच जाता है। तो एक तो प्रोसेस ये हो गई। अदरवाइज क्या होता है, अर्थवर्म को किसी बर्ड के द्वारा, किसी चिड़िया के द्वारा खा लिया जाता है, फीड कर लिया जाता है। तब उस दौरान क्या होता है, जो ये स्पोरोसिस्ट होता है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है, बर्ड की एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे ही बिना परिवर्तित किए हुए ही उसके अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है। और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जहाँ पर सॉइल में पड़ा हुआ होता है, उस दौरान होता क्या है, जब भी वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो सॉइल में पड़ा हुआ है वो वहाँ की सॉइल को क्या कर देता है, कंटेमिनेट कर देता है। और जब भी फ्रेश अर्थवर्म उसको फीड करता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर पहुँच जाता है। जैसा कि हमने बताया उसके एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचेगा, प्रोसेस वही होगी। फिर एलिमेंट्री कैनाल से सीलोम में जाएगा और सीलोम से होता हुआ सेमाइनल वेजाइकल में पहुँचेगा, जहाँ पर उसको स्पर्म डेवलप होते हुए मिल जाएंगे और उन्हीं को फीड करता है। तो और भी इसकी एक प्रोसेस होती है जिसको ऑटोटोमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ऑटोटोमाइजेशन के द्वारा भी इसका कह सकते हैं ट्रांसफरेंस होता है, ऐसा माना जाता है। ऑटोटोमाइजेशन क्या होता है, मीन्स जो अर्थवर्म है उसके पोस्टीरियर बॉडी का जो सेगमेंट है या तो वो कट जाए या फिर कह सकते हैं पोरस हो जाए, उसमें बहुत सारे छिद्र हो जाएं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो स्पोरोसिस्ट होती है वो बाहर आ जाती है। कहाँ पर? सॉइल में आएगी। तो फिर क्या होगा, सॉइल में आने के बाद जब भी कोई फ्रेश अर्थवर्म उसको फीड करेगा तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में, तो जनरली ये जो लगभग 3 और 4 टाइप प्रोसेस प्रक्रियाओं को हमने बताया, इसी के द्वारा जनरली वो ट्रांसफ़र होता है फ्रेश होस्ट में। तो हम देख लेते हैं फ्रेश होस्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर लिखा गया है स्पोर इंजेस्टेड बाई अर्थवर्म। किसी न किसी तरीके से फ्रेश अर्थवर्म जब इसको इंजेस्ट करेगा, ग्रहण करेगा, जब जाके ये उसके एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचेगा, तब जाके इसकी जो स्पोरोसिस्ट होगी वो नष्ट हो जाएगी। एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा, एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा उसकी स्पोरोसिस्ट फट जाएगी और इसके अंदर जो डेवलपिंग स्पोरोजॉइट हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो स्पोरोजॉइट फ्री हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है वर्स्टिंग स्पोरो। तो आगे हम देखते हैं, अब ये धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल से पेनिट्रेट करता हुआ कहाँ पहुँच रहा है, सीलोम में। सीलोम में रहेगा, सीलोम से बढ़ता हुआ आगे पहुँचेगा। ये यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर ये स्पोरोजॉइट इंटर कर रहा है किसमें, स्पर्म मारुला में। आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये फीड क्या करता है, डेवलपिंग स्पर्म मारुला को। स्पर्म मारुला क्या है, ग्रुप ऑफ स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल का ग्रुप होता है जिसको ये स्पोरोजॉइट कह सकते हैं फीड करता है। तो ये जो डेवलपिंग ग्रुप आपको दिखाया गया है स्पर्म का, ये इसी में इंटर कर जाता है, इसी में प्रवेश कर जाएगा। और अंदर जाने के बाद करता क्या है, तब यहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेना प्रारंभ करता है, अपना पोषण लेना प्रारंभ करता है और अपनी साइज में क्या करता है, वृद्धि करने लगता है। अब न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ये आपको न्यूट्रिशन के टॉपिक में आपको बताया गया था कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है। यहाँ पर इंटर करने के बाद
अपने चारों तरफ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जिससे इसका जो आसपास का न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो थोड़ा डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्बेबल हो जाता है, जिससे आसानी से अवशोषित किया जा सके, तो इसकी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता रहता है और ये अपना ग्रोथ करता रहता है। तो यहाँ पर डेवलपिंग ऑफ ट्रोफोजॉइट दिखाया जा रहा है। ट्रोफोजॉइट डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ करने के बाद जैसे ये बाहर आता है मीन्स यंग ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होता है, तो बहुत सारे जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उसके टेल, कह सकते हैं उनके टेल उसकी बॉडी से अटैच्ड पाए जाते हैं, यंग ट्रोफोजॉइट की बॉडी से अटैच्ड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बॉडी जो होती है वो सिलिएटेड अपीयरेंस, सिलिएटेड दिखाई देती है। लाइक ये सिलिएटेड होता है लेकिन वास्तव में सिलिया होता नहीं है। होता क्या है, रेमेनेंट स्पर्म टेल्स होता है। ये यंग ट्रोफोजॉइट लगातार फीडिंग करता रहता है, ग्रोइंग करता रहता है, और कह सकते हैं एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एडल्ट ही इसकी क्या होती है, फीडिंग स्टेज होती है, फीडिंग स्टेज होती है, डेवलपिंग स्टेज होती है। ये मैच्योर हो जाता है तो फिर से लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड करती है। तो आपने देखा इसकी लाइफ साइकिल में ये जो सिर्फ जाइगोट है यही डिप्लॉयड स्टेज है, बाकी की जितनी स्टेजेज आपने देखा वो सब क्या है, सारी स्टेजेज हैप्लॉयड है। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर को या इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार रिवीजन करके आप आसानी से समझ सकते हैं। और हम चाहेंगे इस वीडियो का कह सकते हैं इसका इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि अगर आप फिगर बनाना चाहें तो बाद में बना लेंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर जो है रख लीजिए, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।